इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस के अकॉर्डिंग पिछले 3 सालों में 63% म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। मतलब लगभग आधे से ज़्यादा म्यूचुअल फंड ने अंडर परफॉर्म करा है। और अगर आप इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको वो रिटर्न नहीं मिल पाएगा जो आपने एक्सपेक्ट करा था। और जब अपनी मेहनत की कमाई को हम इन्वेस्ट करते हैं और उस मेहनत का फल मीठा ना निकले तो फिर दिमाग में ये ख्याल तो आ ही सकता है कि म्यूचुअल फंड सही नहीं है। अब ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जिन्होंने पिछले कुछ सालों में काफी अच्छा रिटर्न दिया है। जैसे एक म्यूचुअल फंड ने पिछले 10 साल में 19.57% का रिटर्न दिया है। मतलब अगर आप 10 साल पहले इस म्यूचुअल फंड में 10 लाख लगाते तो आज वो 10,57,00,000 रुपए बन चुके होते हैं। वही इसको अगर मैं एफडी से कंपेयर करूं तो अगर मान लो आपको 7% ब्याज एफडी में मिलता तो ये 10 लाख बढ़कर हो जाते 19 लाख। मतलब इस म्यूचुअल फंड ने एफडी के मुकाबले 3 गुना ज्यादा रिटर्न दिया है। और आज हम सिर्फ रिटर्न की बात नहीं करने वाले, बल्कि इन म्यूचुअल फंड को हम कुछ और पैरामीटर के थ्रू भी चेक करेंगे, जैसे बीटा, अल्फा, स्टैंडर्ड डेविएशन। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि ये म्यूचुअल फंड इसी कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो आज जो म्यूचुअल फंड की हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ रिटर्न ही ज्यादा नहीं देते, बल्कि कई और पैरामीटर में भी बढ़िया परफॉर्म करते हैं जो इन म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टमेंट लायक बनाता है। अब जिन लोगों को म्यूचुअल फंड का इतना नॉलेज नहीं है वो लोगों को ये सारी बातें समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एनालिसिस के साथ साथ हम सारे कॉन्सेप्ट आसान भाषा में समझेंगे, जिससे आपको आगे भी म्यूचुअल फंड पर रिसर्च करने में आसानी होगी। आप सबसे पहले एक बार आसान भाषा में समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, क्योंकि इस चैनल पर ये पहला वीडियो आ रहा है तो कुछ बेसिक चीजें भी जानना जरूरी है। तो देखो, म्यूचुअल फंड में 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। पहले आप जैसे इन्वेस्टर जो अपने पैसे को निवेश करना चाहते हैं, दूसरे म्यूचुअल फंड मैनेजर जो आपके पैसे को मैनेज करते हैं। इसको एक एग्जांपल से देखें तो मान लो एसबीआई का म्यूचुअल फंड है और इसमें आपने 10,000 रुपए निवेश करे। अब आपके जैसे और भी लोग इस म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे और एसबीआई वाले क्या करेंगे, वो इस फंड को मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर रखेंगे और ये फंड मैनेजर आप सबके पैसे को इकट्ठा करेगा और इनको अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेगा, जैसे स्टॉक हो गया या बॉन्ड हो गए। अब ये जो फंड मैनेजर होगा ये खुद से रिसर्च करेगा कि कहां कहां इन्वेस्ट करना है और कितने सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, और इस तरीके से ये फंड मैनेजर आपके पैसों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम खुद भी तो रिसर्च करके अलग अलग स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो खुद से रिसर्च आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपके पास बहुत टाइम होना चाहिए और इसके साथ ही मार्केट का नॉलेज और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, क्योंकि जो फंड मैनेजर होते हैं उनका काम ही रिसर्च करना होता है। वो डेली मार्केट को एनालाइज करते हैं और अपने सालों का एक्सपीरियंस यूज करते हैं, जो एक आम आदमी के लिए कर पाना मुश्किल है। और इसके अलावा आप खुद से इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसे अलग अलग सेक्टर में नहीं लग पाते हैं, क्योंकि आपके पास इतना कैपिटल नहीं होता कि इतने सारे सेक्टर में पैसे लग जाए। जैसे मान लो आपके पास 10,000 रुपए है और इस पैसे से आप एमआरएफ का भी शेयर लेना चाहते हो और टीसीएस का भी। अब टीसीएस का शेयर प्राइस तो 10,000 से कम है तो आपने इसका शेयर खरीद लिया, लेकिन बाकी बचे पैसों से आप एमआरएफ का शेयर नहीं खरीद पाओगे। वही मान लो आपने किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया जो एमआरएफ और टीसीएस दोनों के शेयर में इन्वेस्ट करते हो, तो फंड मैनेजर सारे इन्वेस्टर के पैसों को इकट्ठा करके बहुत सारे स्टॉक्स में डिवाइड कर देगा। तो आपके 10,000 रुपए एमआरएफ, टीसीएस के साथ साथ और भी बहुत सारे स्टॉक में इन्वेस्ट हो जाएंगे, जिससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्स होगा और आपको ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस होंगे। अब म्यूचुअल फंड फ्री नहीं है, इसके आपको कुछ पैसे लगते हैं, क्योंकि जिस भी कंपनी के थ्रू आप म्यूचुअल फंड लोगे उनके फंड मैनेजर को भी पैसा चाहिए। ऊपर से जो फंड मैनेजर एनालिसिस के टूल यूज करता है उनमें भी पैसा लगता है। तो आपने जो इन्वेस्ट करा और साल के एंड में उस इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू होती है उसमें से म्यूचुअल फंड वाले कुछ परसेंट काट लेते हैं और इस परसेंट को बोला जाता है एक्सपेंस रेशियो। जैसे मान लो आपने 10,000 रुपए लगाए और साल के एंड में ये पैसे 12,000 रुपए बन गए, तो आपके इन्वेस्टमेंट की साल के एंड में टोटल वैल्यू बन जाएगी 12,000 रुपए। अब मान लो एक्सपेंस रेशियो कंपनी का 1% है, तो इस 12,000 रुपए में से कंपनी 1% अपने पास रखेगी, मतलब 120 रुपए, और बाकी बचे 11,880 रुपए आपको वापस दे देगी। तो ये जो 120 रुपए होगा ये होगा एक्सपेंस रेशियो इस म्यूचुअल फंड का। तो अगर किसी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, मतलब
आपके प्रॉफिट में से कंपनी ज़्यादा पैसा काटेगी। वही किसी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कम है तो आपका जो भी रिटर्न आएगा उसमें से कंपनी कम पैसा काटेगी। तो जो म्यूचुअल फंड हम आज डिस्कस करेंगे उसमें ये भी कोशिश होगी कि वो म्यूचुअल फंड ढूंढे जहां एक्सपेंस रेशियो हमको कम देना पड़े ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचे। अब बात करते हैं सबसे पहले म्यूचुअल फंड की, जो कि है बंधन कोर इक्विटी फंड। पर इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस चैनल के थ्रू मैं आपको वो नॉलेज दे पाऊं जिससे आपका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। वही आपकी और ज़्यादा हेल्प के लिए मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है। इस चैनल पर आपको डेली मार्केट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। इसकी लिंक आपको मिल जाएगी पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब पहले म्यूचुअल फंड बंधन कोर इक्विटी फंड ने पिछले साल जोरदार परफॉर्मेंस दी थी और अगर आप लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखो तो 58% रिटर्न इस फंड ने दिया है। मतलब अगर आप 1 लाख इसमें इन्वेस्ट करते हो तो वो पैसा आज आपका हो जाता 1,58,000 रुपए। अगर इसको एफडी से कंपेयर करें तो एफडी में आपके 1 लाख शायद मात्र 1,06,000 या 1,07,000 ही होते। मतलब एफडी के कंपैरिजन में इस फंड ने 7 गुना ज्यादा रिटर्न दिया है। और सिर्फ एफडी नहीं, इस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क को भी बड़े मार्जिन से बीट करा है। जैसा अगर हम ये ग्राफ देखें तो ये लाइन है इस फंड की और ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है ये है बेंचमार्क इंडेक्स फंड की। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये म्यूचुअल फंड कितना आगे चल रहा है। अब एक क्वेश्चन आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि ये बेंचमार्क क्या है। तो अगर हम सिंपल शब्दों में बोले तो बेंचमार्क एक ऐसा फंड है जिससे कंपेयर करके हम किसी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे बचपन में हमारे मार्क्स को शर्मा जी के लड़के से कंपेयर करा जाता था, उसी टाइप से म्यूचुअल फंड को अलग अलग इंडेक्स फंड से कंपेयर करा जाता है। और अगर मैं इंडेक्स फंड को सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये वो फंड है जिसमें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डिफरेंट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में देश की 50 सबसे बड़ी कंपनियों में उनके मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट होता है। तो इस कैटेगरी के बाकी म्यूचुअल फंड को निफ्टी 50 से कंपेयर करा जाएगा। वहीं यहाँ बंधन कोर इक्विटी फंड को कंपेयर करा जा रहा है बीएसई लार्ज मिड कैप फंड से। और इस कंपैरिजन में बंधन इक्विटी फंड काफी आगे दिखाई दे रहा है। और यही नहीं, अगर इस फंड को हम इसी कैटेगरी के जितने भी फंड हैं उनके एवरेज से कंपेयर करें तो बंधन इक्विटी फंड ने एवरेज रिटर्न को भी बड़े आसानी से हराया है। जैसे यहाँ ये ब्राउन वाली लाइन जो है ये एवरेज रिटर्न की है और ब्लू वाली लाइन है बंधन इक्विटी फंड की। और ये कहानी सिर्फ 1 साल के लिए नहीं वैलिड है बल्कि पिछले 3 साल में भी यही होता दिखाई दिया है, पिछले 5 साल में भी यही होता दिखाई दिया है और पिछले 10 साल में भी यही होता दिखाई दिया है। मतलब कंसिस्टेंटली इस फंड ने अपने बेंचमार्क और इंडस्ट्री एवरेज को बीट करा है। और अगर हम इस फंड को इसी कैटेगरी के बाकी फंड से कंपेयर करें, जैसे एसबीआई लार्ज और मिड कैप फंड हो गया, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी हो गया, एचडीएफसी लार्ज और मिड कैप हो गया और आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड हो गया, तो इस फंड ने पिछले साल इन सारे फंड से ज्यादा रिटर्न दिया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि कोई भी फंड ने यहाँ 50% से ज्यादा रिटर्न नहीं दिया है इस फंड के अलावा। वही अगर हम 5 साल की बात करें तो उसमें भी ये फंड दूसरों से आगे दिखाई देता है और वही 10 साल में भी ये फंड दूसरों से आगे है। और एक और खास बात इस फंड की है इसका अल्फा। अब अल्फा एक ऐसा पैरामीटर है जो बताता है कि कोई फंड की मार्केट को बीट करने की कैपेबिलिटी कितनी है, मतलब कितनी बार कोई फंड बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न देता है। साथ ही अल्फा उस फंड के फंड मैनेजर की स्टॉक पिक करने की काबिलियत को भी दर्शाता है। और अगर हम इस म्यूचुअल फंड के अल्फा को बाकियों से कंपेयर करें तो मात्र आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड ही है जिसका अल्फा ज्यादा दिखाई देता है। बाकी सारे फंड से बंधन इक्विटी फंड का अल्फा अच्छा है। मतलब ये बता रहा है कि ये फंड मार्केट को बीट करने की पोटेंशियल काफी अच्छी रखता है। अब दूसरे जो फंड की हम बात करने वाले हैं, ये फंड ने अपने बेंचमार्क को रिटर्न के मामले में बुरी तरह से हराया है। हम बात कर रहे हैं क्वांट फोकस्ड फंड की। अगर हम इस फंड को इसके बेंचमार्क से कंपेयर करें तो काफी अच्छा मार्जिन इन दोनों फंड के बीच में देखने को मिलता है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्लू कलर की लाइन यहाँ क्वांट फोकस फंड को रिप्रेजेंट कर रही है और ग्रीन कलर की लाइन रिप्रेजेंट कर रही है बीएसई 100 इंडेक्स फंड को जो इसका बेंचमार्क है। और यहाँ पर साफ साफ क्वांट फोकस फंड बीएसई 100 इंडेक्स से काफी आगे निकलता जा रहा है और इन दो फंड के बीच में गैप इंक्रीज होता जा रहा है।
और यही नहीं, इस कैटेगरी के दूसरे फंड के एवरेज से अगर हम कंपेयर करें तो उसमें भी ये फंड काफ़ी आगे दिखाई दे रहा है। तो मार्केट को बीट करने की जहाँ तक बात है तो ये फंड ने उस फील्ड में तबाही मचा के रखी है। अगर हम परसेंटेज में रिटर्न की बात करें तो पिछले एक साल में इस फंड ने 47% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल में 28% का रिटर्न दिया है और पिछले 10 सालों में 19% का रिटर्न दिया है। मतलब 10 साल पहले लगाया हुआ 10 लाख आज बन चुके होते 57 लाख रुपए। और अच्छी बात ये रही है कि ये फंड लगातार बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। अब इस फंड को इसकी कैटेगरी के बाकी फंड से कंपेयर करने से पहले देख लेते हैं कि ये फंड आपके पैसे को कहां कहां लगाता है, क्योंकि इस फंड का फ्यूचर इसी पर डिपेंड करेगा कि ये जिस सेक्टर में पैसा लगा रहा है उनकी कंडीशन कैसी है। तो जनरली क्वांट फोकस फंड 2 सेक्टर पर फोकस करता है। पहले है कंज्यूमर सेक्टर, जिसमें फंड के टोटल अमाउंट का 30% हिस्सा लगा हुआ है, और दूसरे है फाइनेंशियल सेक्टर, जिसमें इन्वेस्टर के टोटल 25% पैसे इन्होंने लगा है। अब कंज्यूमर सेक्टर की कुछ कंपनी जिसमें ये फंड इन्वेस्ट करता है वो हो गया आईटीसी, यूनाइटेड स्पिरिट, ब्रिटानिया और हिंदुस्तान यूनिलीवर। वही फाइनेंशियल सेक्टर में भी ये फंड जनरली इंश्योरेंस सेक्टर कंपनीज को टारगेट करता है, जैसे LIC, जियो फाइनेंशियल और HDFC लाइफ। तो अगर मान लो कंज्यूमर सेक्टर की ग्रोथ होती है और लोग ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदते हैं तो फ्यूचर में इस फंड की ग्रोथ के भी काफ़ी अच्छे चांसेस होंगे। साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर में वॉल्यूम लगातार इंक्रीज हो रहा है और ज़्यादा लोग इंश्योरेंस जैसे सर्विस ले रहे हैं, तो उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट इसमें देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको इन 2 सेक्टर पर भरोसा है तो ये फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके साथ ही इस फंड का एक्सपेंस रेशियो भी बढ़िया है, 0.70 इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है। मतलब आपको जो इस फंड से प्रॉफिट होगा उसमें से कंपनी 0.7% पैसा काट लेगी और बाकी आपको वापस दे देगी। और इसके साथ इस कैटेगरी के बाकी फंड को रिटर्न के मामले में ये फंड ने काफी पीछे छोड़ रखा है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि चाहे 1 साल हो या 10 साल, कैटेगरी के दूसरे जाने माने फंड इस फंड की बराबरी नहीं कर पाए। अब तीसरा जो फंड की हम बात करने वाले हैं ये कुछ अलग फंड है, क्योंकि ये फंड दूसरों की तरह स्टॉक या बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करता है, बल्कि दूसरे म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 FOF की। यहाँ FOF का मतलब होता है फंड्स ऑफ फंड, यानी वो फंड जो दूसरे फंड में पैसा लगाते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं ये फंड के एक ऐसे एडवांटेज की जो सिर्फ FOF यानी फंड ऑफ फंड्स में ही देखने को मिलता है, और वो है डाइवर्सिफिकेशन। देखो, जब आप कोई नॉर्मल म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो तो उस फंड का मैनेजर आपके पैसे कुछ सेक्टर के स्टॉक में लगा देगा, पर जब आप FOF में पैसा लगाते हो तो उस फंड का मैनेजर आपके पैसे को कई सारे म्यूचुअल फंड में लगा देगा। मतलब आपका पैसा मात्र एक फंड के कुछ सेक्टर में डिवाइड होने के बजाय इन कई सारे म्यूचुअल फंड के कई सारे सेक्टर में डिवाइड हो जाएगा। इससे आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो जाएगा और किसी एक सेक्टर के बुरे परफॉर्मेंस का असर इस फंड पर बहुत कम होगा। मतलब कोई एक म्यूचुअल फंड कंज्यूमर सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता है और मान लो कंज्यूमर सेक्टर में गिरावट आती है तो उस म्यूचुअल फंड में भी गिरावट का असर पड़ सकता है। लेकिन अगर आप FOF में इन्वेस्ट करते हो तो एक सेक्टर की गिरावट का असर आपके रिटर्न पर ज्यादा नहीं होगा। अब ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 FOF का रिटर्न पिछले 1-2 साल में काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है और अपने बेंचमार्क BSE 100 इंडेक्स को इसने काफी पीछे छोड़ दिया है। हालांकि 2022 या उससे पहले ये फंड का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा था और अपने बेंचमार्क से ये पीछे चल रहा था, पर पिछले साल इस फंड ने वापसी करी और 65% का रिटर्न दिया, जो इसके बेंचमार्क रिटर्न से डबल से भी ज्यादा है। और पिछले साल के जोरदार रिटर्न की वजह से लास्ट 3 ईयर का एवरेज रिटर्न भी इस फंड का इंप्रूव हुआ है और इसने बेंचमार्क से बढ़िया परफॉर्म करा है। और यही नहीं, इस फंड का एक्सपेंस रेशियो भी मात्र 0.12 ही है। मतलब आपके प्रॉफिट में से मात्र 0.12% ही कटेंगे। और सबसे अच्छी बात इस फंड की यह है कि इस कैटेगरी के दूसरे फंड ऑफ फंड के कंपैरिजन में ये फंड ने बेहतर रिटर्न दिया है। जैसे अगर हम सिर्फ लास्ट ईयर का रिटर्न देखें तो मात्र निप्पॉन FOF ने इससे बेहतर रिटर्न दिया था और 2 या 3 साल के पीरियड में इस फंड ने दूसरे फंड को बड़े आसानी से बीट करा है। अभी जो बाकी के फंड है ये 3 साल पहले ही स्टार्ट हुए हैं, इसलिए 5 ईयर कंपैरिजन या 10 ईयर कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा अगर हम अल्फा की बात करें तो वो भी दूसरे फंड के मुकाबले कहीं ज्यादा है। मतलब इस फंड के इंडेक्स को बीट करने के चांस काफी बढ़िया है।
पर इस फंड में एक नेगेटिव पॉइंट है, वो है इसका ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि कोई फंड कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है। अब यहाँ वॉलेटाइल का मतलब ये है कि फंड अपने एवरेज रिटर्न से कितना ज़्यादा डेविएट या फ्लक्चुएट होता है। जैसे मान लो ये फंड का पिछले साल का ग्राफ कुछ ऐसा है, तो अगर मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है, इसका मतलब है कि ये ग्राफ एकदम से नीचे या एकदम से ऊपर भी हो सकता है। और अगर हम इस फंड के 5 साल के ग्राफ देखें तो काफ़ी उतार चढ़ाव इस फंड में दिखाई देता है। और किसी फंड में इतना उतार चढ़ाव हो या कोई फंड इतना वॉलेटाइल हो तो उसके फ्यूचर रिटर्न का अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए अगर आप रिस्क ले सकते हो तो ये फंड आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि हो सकता है कि ये फंड शायद बहुत ऊपर चला जाए या ये भी हो सकता है कि ये फंड डूब जाए। तो जिन लोगों के पास रिस्क लेने की क्षमता है वो ये फंड ट्राई कर सकते हैं। अब अगला फंड है बड़ौदा बीएनपी पारिबास लार्ज कैप। अब ये फंड की कहानी हमारे डिस्कस करे हुए पिछले कुछ फंड से अलग रही है, क्योंकि ये फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बुरी तरह से नहीं हराया है जैसे हम पहले देखते आए हैं। अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो मात्र लास्ट ईयर ही ये फंड ने अपने इंडेक्स को ओवरटेक करा है। उससे पहले ये फंड लगभग इंडेक्स जितना ही रिटर्न दे रहा था। लेकिन इसके बावजूद एक रीजन इस फंड को इन्वेस्टमेंट लायक बनाता है, जिसको डिस्कस करने से पहले एक चीज आपको बता दूं कि अगर हम इस फंड को भी इस कैटेगरी के दूसरे फंड के एवरेज रिटर्न से कंपेयर करें तो वो काफी ज्यादा दिखाई देता है। इसका मतलब साफ है कि मार्केट में कई सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो बेंचमार्क से कम रिटर्न दे रहे हैं, जो कि वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में हमने डिस्कस करा है। इसलिए सही म्यूचुअल फंड चूज करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब ये जो फंड है वो लार्ज कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है, और अगर हम इस फंड का पोर्टफोलियो देखें तो काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो यहाँ हमको देखने को मिल रहा है, जिसमें कई सारे सेक्टर में ये फंड का इन्वेस्टमेंट है। जैसे फाइनेंशियल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, एनर्जी हो गया, कंज्यूमर हो गया। मतलब अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसे कई सारे सेक्टर में डिवाइड हो जाएंगे। और यही रीजन है कि इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन इतने ज्यादा नहीं है, और यही रीजन है कि ये फंड इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, क्योंकि एक कोई सेक्टर अगर बुरा परफॉर्म करेगा तो ये फंड के डाइवर्सिफाई ज्यादा होने की वजह से फंड के रिटर्न पर इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अब पांचवा और आखिरी फंड जो हम डिस्कस करने वाले हैं, उस फंड को बैंक से बहुत ज्यादा लगाव है, क्योंकि ये फंड 33% पैसा बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की। इस फंड ने काफी सारा पैसा बैंक के स्टॉक्स में लगाया है, जैसे HDFC हो गया, ICICI हो गया, SBI हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। मतलब अगर बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है तो ये फंड का परफॉर्मेंस के चांसेस भी इंप्रूव होंगे। अगर हम लास्ट 5 ईयर की बात करें तो 2022 के बाद से इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर रिटर्न दिया है। अगर नंबर्स में बात करें तो पिछले साल इस फंड ने 38% रिटर्न दिया था, लास्ट 5 ईयर में ये फंड ने 24% रिटर्न दिया है, और लास्ट 10 ईयर में ये फंड ने 16% का रिटर्न दिया है, जो अपने बेंचमार्क 14% से ज्यादा है। और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो भी 0.68 ही है, जो कि इतना ज्यादा नहीं है। मतलब कंपनी आपके रिटर्न में से 0.68% काट लेगी और बाकी पैसा आपको दे देगी। अल्फा इस फंड का 6.57 है, जो अच्छा माना जा सकता है। मतलब चांसेस है कि ये फंड फ्यूचर में बेंचमार्क को बीट करेगा। और साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन 12.73 है, जो ठीक ठाक हम मान सकते हैं। पर अगर बैंकिंग सेक्टर में कुछ उतार चढ़ाव होता है तो इस फंड में भी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको लगता है कि बैंकिंग सेक्टर आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगा तो इस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ये हो गए कुछ फंड्स जो बेंचमार्क को लगातार बीट कर रहे हैं और हमारी टॉप 5 लिस्ट में ये आने में कामयाब हुआ है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि आगे के वीडियोस में और भी अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और पूरी कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपका पैसा और भी तेजी से बढ़े। अब जाते जाते हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, वहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट आएगी। वही हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर